नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं एक वरिष्ठ सीनियर सिटीजन से जिनकी अब तक रेलवे में 40 साल की सेवाएं दी हैं। इन दिनों वो सोशल विंग से जुड़े हुए हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। चलिए उनसे पूछ लेते हैं कि इस समय उनकी सक्रियता कैसी है। नमस्कार निजामुद्दीन आब्दी जी। आब्दी जी, जैसा कि मैंने उल्लेख किया कि आपका रेलवे में 40 साल जीविकोपार्जन रहा, तो हमारे दर्शकों को बताएं आप रहने वाले कहाँ के हैं? रहने वाले हम पैदा तो झांसी में ही हुए थे जी, और हमारे फादर वगैरह जो थे वो बिहार से आए थे जी। बिहार से बांदा से झांसी जी। तो रेलवे में कब आए आप? रेलवे 1965। फिर रिटायर कब हुए? 2005 में। अच्छा, लगभग 4 दशक आपने सेवाएं दी। जी। आदि जी, आपके इसके अलावा रेलवे में तो चूंकि जीविकोपार्जन जरूरी होता ही है, आपके और क्या शौक रही? शौक देखिए, जब एजुकेशन उसमें थे, पढ़ाई कर रहे थे, तो कहाँ तक पढ़ाई की आपने? हमने LLB किया, BA LLB। जी। BA LLB किया पहले, मतलब डिग्री बुंदेलखंड डिग्री कॉलेज से BA किया हमने। जी। फिर MA में भी एडमिशन लिया, लेकिन चूंकि नौकरी लग गई, सर्विस रेलवे में अपॉइंटमेंट हो गया तो वो अधूरा रह गया। फिर हमने LLB किया बाद में। अच्छा, जॉब करते करते? जी, जॉब करते करते। अब शौक तो ये है कि हर शोबे में मतलब हमारा इंटरेस्ट रहा और उसमें हमने कुछ ना कुछ अचीव भी किया। जैसे फुटबॉल खेलते थे, हॉकी खेलते थे, कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे हम खेले। इसके बाद में शेर व शायरी बचपन से शौक था। इसके बाद में स्टेज आर्टिस्ट, बुंदेलखंड डिग्री कॉलेज के इनॉग्रेशन फंक्शन में हमारे एक और साथी थे जो अभी इसमें कोरोना के उसमें मतलब उनका देवसान हो गया और दिवंगत हो गए बेचारे। अतुल सक्सेना नाम था। जी जी। बहुत जबरदस्त आर्टिस्ट थे। तो हम और वो मिलके वन एक्ट प्ले करते थे। मैं वन एक्ट प्ले लिखता था जी, और वो एडिटिंग करते थे और मेकअप करते थे और हम लोग उसको प्रस्तुत किया करते थे। तो कितने आपने प्ले किए होंगे? लगभग हमने लगभग 150 प्ले किए हैं और प्रेरणा हमें मिली बुंदेलखंड कॉलेज से। जब इनॉग्रेशन फंक्शन में हमारा प्ले जो है सबसे ज्यादा कामयाब रहा, तो फिर हम लोगों का हौसले बढ़े दोनों के। फिर हम लोगों ने उस पर काम करना शुरू किया। इसके बाद हमने हमारा एक संगठन था बुंदेलखंड आर्टिस्ट गिल्ड, जिसमें राम प्रकाश दुबे जी डायरेक्टर थे, त्रिलोकनाथ मिश्रा अनाउंसर थे, RK हुक्मानी तबलिस्ट थे, मोहम्मद रफी गाना गाते थे, दशरथ लाल थे वो स्टैंडिंग कॉमेडियन थे, बैंकर भी थे वो। बैंकर? हाँ जी, बैंकर भी थे। बैंकर भी थे। और नृत्यांगना नृत्य के भी था उसमें, मतलब आरती मुखर्जी थी। और फिर हम और अतुल, हम लोग वन एक्ट पीरियड में थे। तो हम लोगों से कांटेक्ट होते थे। बुंदेलखंड आर्टिस्ट गिल्ड जहां जाती थी हम लोग साथ जाते थे। और क्या मतलब ये एग्जीबिशन हो और कहीं की एग्जीबिशन हो, एग्जीबिशन में भी हम लोग बुलाया जाता था और अच्छे अच्छे प्रोग्राम, बड़े बड़े प्रोग्राम में बुलाया जाता था। तो हमने 80 के दशक तक ये काम 65 में शुरू किया। 80 के दशक तक हम दोनों ने मिलकर 150 कम से कम प्ले किए। अच्छा। वन एक्ट प्ले। तो सबसे ज्यादा कहाँ सराहा गया आपको? हर जगह सराहा गया। मतलब झांसी में तो है, झांसी तो हमारा इधर से शुरुआत की थी, लेकिन हर जगह हमें सराहा गया। और ये वो तो हर जगह हुआ, लेकिन हम ये कहना चाहते थे कि आदमी इतनी शोहरत हम लोगों को मिली कि हमारे नाम से एक नाम नहीं लिया जाता था हमारा झांसी में। हमें कभी निजाम करके नहीं पुकारा गया, हमें हमेशा निजाम अतुल करके पुकारा गया। अच्छा। और अतुल को थी आप लोग, अतुल निजाम करके पुकारा। ये झांसी में आप जहां चले जाएं आपको ये नाम सुनने को मिलेगा, ये जोड़ी सुनने को मिलेगी। और 80 के दशक में लोग सब इधर उधर हो गए, तो फिर थोड़ा सा हमारा विराम लग गया। अच्छा आब्दी जी, जब आप ये सब प्ले करते थे और चूंकि आप उस समय रेलवे में वर्किंग में भी थे, तो आपको अवरोध का सामना करना पड़ा? जी नहीं, पहले तो देखिए प्रकाश जी ज्यादातर मतलब होते थे रात को, मिलिट्री में प्रोग्राम हो रहे सब जगह रात को प्रोग्राम होते जनरली। कभी एक आध बार गए तो अपनी छुट्टी ली। इसके अलावा आपके और क्या शौक रही? पहले देखिए, पहले तो हम 1-2 मिनट आपको इसमें मतलब
मैं बताना चाहते हैं अपने लेखन और वन एक्ट प्ले के बारे में जी जी कि हम लोगों ने व्यंग्यात्मक शैली इस्तेमाल की थी और किस तरह के डायलॉग लिखते थे हम, जी जिसपे लोग बिना हंसे रह नहीं सकते थे। जी हम लोगों ने कई प्ले लिखे, हमने आजकल लिखा, सुरमा मेरा निराला लिखा, जी दूसरी बीवी लिखा। जी अब हम आपको सिर्फ आजकल का एक आपको डायलॉग बताते हैं जी कि इस प्ले ये था स्टेज पे कि हमारा लड़का था और हम उनके बाप थे। तो देखिए मतलब उसको किस तरह उसमें फिट किया है हम लोगों ने, उस समय के जो उस समय का वातावरण था या उस समय का जो उधर का था, किस तरह हंस पैदा किया। जी तो देखिए मैं बाप हूं तो मैं अपने लड़के से कह रहा हूं, अरे बेटा सारा हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है लेकिन तेरी तरक्की के आगे फुल स्टॉप लग गया। वो लड़का ये कहता है, अरे पापा आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं मतलब पढ़ तो रहा हूं। अरे क्या खाक पड़ रहा है, 3 साल से एक ही क्लास में फेल हो रहा है। देख बेटा हिंदुस्तान में नेता, हिंदुस्तान में सरकारें बदल रही हैं, नेता लोग अपना दल बदल रहे हैं, तू अभी तक एक क्लास नहीं बदल पाया। तो इस तरह के डायलॉग थे जो बहुत अपील की है, जो तंज करते थे। ये हम हास व्यंग ही रहे, हमने हास व्यंग ज्यादा लिखा है। तो इस तरह के वो थे जो तंज करते थे, बहुत पसंद किए जाते थे, बहुत पसंद। आदि जी आप जैसे आप मुझे आपके बारे में पता है कि आप रचनाएं भी लिखते रहे, तो कहाँ कहाँ आपकी रचनाएं प्रकाशित हुई? रचनाएं हमारी विभिन्न पत्रिकाओं में हुई, दैनिक जागरण में भी बहुत छपी और करीब 88 रचनाएं हमारी छप चुकी हैं। 88 रचनाएं हमारी छप चुकी। तो उन रचनाओं का कैसा फ्लेवर होता है? देखिए हास व्यंग तो मतलब ये कि अगर समझदार आदमी हो तो 2 लाइनों में बहुत कुछ कहा जाता है। मैं आपको केवल 2 लाइन अपनी बताता हूं लिखी हुई, और उसमें आप देखिएगा, उसमें हास व्यंग भी देखिएगा और आज के परिवेश में वो कितनी फिट है और कितनी मतलब जो है लागू होती है वो देखिएगा। एक आपने देखा कि आज का पैटर्न है या मतलब आज का ये है कि हर जगह नौकर रखे जाते हैं, सफाई के लिए, झाड़ू पोंछे के लिए, खाने आने के लिए रखे जाते हैं, और ये एक तरह से ट्रेंड बन गया है और ये उनकी पहचान बन गई, बड़ा आदमी होगा तो नौकर ज्यादा होंगे इस तरह। तो एक जगह एक सहेली दूसरी सहेली से कहती है, जिसके घर में नौकर नहीं है वो सहेली अपनी उस सहेली से कहती है, उसने पूछा था भाई तुम्हें नौकर क्यों नहीं है। तो देखिए 2 लाइन में किस तरह का हास पैदा हुआ है ये आप देखिएगा। देखिए सास माने मदन लाल, तो देखिए मैंने सिर्फ 2 लाइनें इसमें लिखी हैं। हमारे घर में नौकर न होने की वजह कुछ खास है। हमारे घर में, उनको जवाब दिया जो पूछ रही थी, हमारे घर में नौकर न होने की वजह कुछ खास है। आधा काम तो पति करते हैं, बाकी के लिए सास है। इस तरह का मतलब ये व्यंग है, मतलब व्यंग क्या है बल्कि समाज को आईना दिखाना है ये इस तरह से। और भी कई चीजें हैं। देखिए आप आपको सुनाएं कि कुछ लोग है जिंदगी तेरी वफाओं पे जिंदा है और कुछ भोग रहे कर्मों का फल सजाओं पे जिंदा है। हम भी जी रहे थे आपकी दुआओं पे, लेकिन अब ये हाल है कि सिर्फ दवाओं पे जिंदा है। क्या बात है, बहुत शानदार। आदि जी आपका जो सोशल विंग है, जैसा कि मुझे पता भी है कि आप बहुत सारी इन दिनों पीड़ित परिवारों को मदद करते हैं, कानूनी मशवरा मुहैया कराते हैं, उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए। मैं वकील हूँ, LLB मैंने किया है, तो इस बारे में मैंने यह किया है कि 6 से 8 तक अपने घर में फ्री काउंसलिंग करते हैं। मतलब जो सजा और जो सलाह देते हैं फ्री देते हैं जी। हाँ, वो परिवार आते हैं, उसमें किसी मतलब उसका नहीं है कि वो हिंदू हो मुसलमान हो, कुछ नहीं, कास्ट का कुछ नहीं है, पीड़ित परिवार होना चाहिए। तो हमारे पास और पीड़ित परिवार ज्यादातर वही आते हैं जो मियां बीवी में झगड़ा हो, शराब पीता हो, घर टूट रहे हो। तो इस तरह के 23 केस हमारे पास आए, जिसमें हमें 10 केसों में कामयाबी हुई। हमने समझाया, उनके बच्चों को बुलवाया, उनके माँ बाप को बुलवाया और समझा बुझा के मतलब हम इतने कामयाब हुए कि 10 घर टूटने से बच गए। ये बड़ा पुण्य का काम हुआ। थैंक यू सर।
अब जी इसके अलावा और आप, चूंकि आप अब इस समय मैं समझता हूँ कि लगभग 70 से ऊपर हैं, तो क्या आपकी क्या दिनचर्या रहती है? देखिए 78 है। अच्छा। 78 साल हमारी उम्र है जी। और दिनचर्या में देखिए अखबार पढ़ना, पत्रिकाएं पढ़ना और तमाम सोशल काम करना। हमने मतलब ये है कि हमारी वेलफेयर भी है, एक सोसाइटी है, लोगों को मतलब लोन देना, ये और मतलब परेशान आदमियों की परेशानी में जाना, उनकी मदद करना। और ये सिलसिला चल रहा, बहुत पहले से चला रहा। मतलब लोगों की मदद करने का सिलसिला, ये सेवा करने का सिलसिला बहुत पहले से चला रहा। मैं जब रेलवे में था तो नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन का भी मतलब विभिन्न पदों में पदाधिकारी रहा हूँ। मैं वाइस प्रेसिडेंट रहा वहां पे, मैं ट्रेजरर रहा वहां पे। तो दिन भर ऑफिस में काम करने के बाद हम लोग ऑफिस से जाके 9 बजे रात तक मजदूरों की सेवा करते थे। और यही मतलब अभी तक बना हुआ है, क्योंकि हमारी पर्सनल राय है कि मतलब सेवा भक्ति है, सेवा पूजा है, सेवा इबादत है। ये हमारी पर्सनल है। आदि जी, आपके जैसे आपने बताया कि आप हमेशा व्यस्त रहते हैं, व्यस्त रखते हैं अपने आप को। वो तो खैर आपकी फिटनेस से दिख भी रहा है, आपको कोई कह नहीं सकता कि आप 77-78 साल के हैं। तो इसके लिए, आपकी फिटनेस के लिए बंजारा बीट आपको बधाई देता है। मेरा एक सवाल था, 2023 शुरू हुआ है, 2023 में आपके नए क्या प्रोजेक्ट्स हैं? क्या कुछ नया करना चाहेंगे आप? देखिए नया में एक तो हमारा जो ये चल रहा है लोगों की सेवा करना, और ये अपना जो सलाह देते हैं कानूनी, वो केसेस भी हम लेते हैं इस तरह से। तो और उसमें मतलब और कोई हमें इस तरह का मिल जाएगा सामाजिक प्लेटफॉर्म, तो हम उसके लिए भी मतलब तैयार हैं जी। क्या आपके दिमाग में है कि आपकी जो रचनाएं प्रकाशित हुई हैं उनका कोई संकलन आना चाहिए? संकलन तो मतलब जरूर आना चाहिए। अब संकलन से तो ये है कि वो नष्ट होने से, एक तरह से बर्बाद होने से बच जाएंगी। अब तो मतलब ये है कि जो हम लोग लिखते जा रहे हैं वो सुप्त अवस्था में है, वो तो जब याद आ गया तो सुना दिए, नहीं डायरी लिखी, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी तो याददाश्त भी साथ छोड़ती जा रही जी। अब्दी जी, आपके परिवार में कौन कौन है? हमारे परिवार में हमारी पत्नी है और 2 बेटे हैं जी। एक बेटा इंजीनियर है दिल्ली में, एक बेटा एक कंपनी है मल्टीनेशनल एजुकेशन से कनेक्टेड है, उसमें कार्यरत है। आपकी लेख की यात्रा, आपकी सोशल विंग में और बहुत सारे आप जो काम कर रहे हैं, इसमें आपकी जीवन संगनी का क्या योगदान रहता है? जीवन संगनी हमें हर तरह से प्रमोट करती है, हर तरह से प्रमोट करती है। मतलब घर के अगर कोई मतलब काम इधर काम हो तो हमें मतलब याद दिलाना, तभी वो कहते हैं आप जाइए वहां पे, और मतलब हमारे साथ भी जाती है प्रोग्रामों में। जब कभी जैसे कोई प्रोग्राम हुआ, कुछ हमारी मतलब कविताओं का हुआ, मुशायरा हुआ, तो हमारे साथ जाती है वो जी। तो उनका बहुत बड़ा सहयोग है उनका। अब इस एज में तो मतलब एक तरह से बहुत ही मतलब हम लोग आदी हो जाते, बहुत जरूरी है जीवन संगनी का होना जी। तो हम चाहेंगे कि चलते चलते आप अपनी कोई बेहतरीन रचना जो आपकी नजर में हो हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। देखिए एक जवानी के दिन को भी याद करिए और मेरी रचनाओं को से फिट लीजिए जी। अब वो दिन नहीं रहे कि आंखें चार करें, ये मतलब इस एज की बात है। अब वो दिन नहीं रहे कि आंखें चार करें, और देने को गिफ्ट तुम्हें दोस्तों से उधार करें। पहले जब जवानी थे तो दोस्तों से ले गिफ्ट देते थे, क्योंकि मतलब हम लोग की आर्थिक स्थिति ऐसी रहती थी। तो अब वो दिन नहीं रहे कि आंखें चार करें, और देने को गिफ्ट तुम्हें दोस्तों से उधार करें, और सांस फूल जाती है 4 कदम चलते ही, छत पे आके कैसे तेरा दीदार करें। क्या बात है। अब्दी जी, बंजारा बीट एक सोशल प्लेटफॉर्म है, इंफॉर्मेशन देने वाला चैनल है, आपने देखा होगा। इसमें हम आप जैसे सीनियर सिटीजन के जो भी उल्लेखनीय कृत्य होते हैं उनको मैं इसमें समाहित करता हूँ। हम चाहेंगे कि आप हमारी नई पीढ़ी को कोई अपनी तरफ से संदेश दें। ये
नई पीढ़ी को तो मतलब ये है कि कम से कम अपने जो वो काम कर रहे हैं, एजुकेशन लाइन है वो ना, उसके साथ साथ मतलब इससे भी जुड़े, साहित्य से भी जुड़े, इन चीजों से भी जुड़े, इनसे भी मतलब आदमी का मेंटल डेवलपमेंट और उनको प्रेरणा मिलती है। तो वो जो काम कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन इसमें इससे जुड़े और सोशल काम भी करें। सोशल काम जैसे मैंने कहा आपसे कि हमारी नजर में तो सेवा जो है वो पूजा है या इबादत है, तो इस तरह थोड़ा सेवा के लिए भी आदमी अपने लिए टाइम निकाले, गरीबों के लिए, दुखियारों के लिए, बेसहारों के लिए, और जो नीडी पर्सन है उनके लिए, तो थोड़ा उनको इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। तो ये थे निजामुद्दीन आब्दी जी, वकालत भी कर रहे हैं, समाज सेवा भी कर रहे हैं, रचनात्मक कार्यवाही से भी जुड़े हुए हैं। आब्दी जी, पंजाब बिट से आपने जो अपनी बातें शेयर की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखिए खरे साहब, मैं आपका बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे उन पहलुओं को उजागर किया जो सुप्त अवस्था में थे, एक तरह से वेंटिलेटर पे थे लगभग, और उनको आपने मतलब प्रकाशित किया और उनको रोशन किया, ज्योति प्रदान की। तो इस तरह तो ज्योति प्रकाश हमारे जीवन से समझ लीजिए एक तरह से जुड़ गए हैं, और हमारा आपका नाम हमारे जीवन में एक तरह से सार्थक हो गया। धन्यवाद। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।